हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 8 के एनएएस का एग्ज़ाम जो कि 12 नवंबर को होने वाला है, उसका अभ्यास प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर भाग फर्स्ट के अंदर हिंदी के 10 प्रश्न होंगे, गणित के भी 10 प्रश्न, विज्ञान के भी 10 प्रश्न होंगे और सामाजिक विज्ञान के भी 10 प्रश्न होंगे। तो हिंदी का जो पहला अपना है वो इस तरीके से एक आपको पैसेज दिया जाएगा, एक पहरा दिया जाएगा, जिसको ध्यान से पढ़कर अपने प्रश्नों के जो उत्तर है वो इसी में से देने हैं। तो इस पैरे को ध्यान से देखकर, जैसे ये पैरा अपने बानी के बारे में है कि बानी एक अनमोल वरदान है, कोयल अपनी मीठी बानी से सबका मन हर लेती है, जबकि कोए की काम काम किसी को अच्छी नहीं लगती। बानी के बिना सब कुछ सूना है, मीठी बानी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, मीठी बानी में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मृदुभाषी के मुँह से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। इसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। मीठी वाणी सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, बल्कि बोलने वाले को आनंद पहुंचाती है। कभी कहा भी है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और। मृदभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है, खीरा का मुँह काट के मलियत नौन लगाए। रहीमन कड़वे मुखन को चहित यही सजाए। कटु भाषा का प्रयोग काम बिगाड़ देता है। जहाँ मधुर बाणी अमृत है, वहीं कटु बाणी विष है। अब इसमें पूछा है प्रश्न की मीठी और कड़वी बाणी के लिए कौन से पक्षी प्रसिद्ध है। तो मीठी बाणी के लिए कोयल और कड़वी बाणी के लिए कोआ यहाँ पे कहानी में बोला गया है, तो ये बी नंबर ऑप्शन अपना आ जाएगा। उसके बाद खीरा को उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए क्या सजा दी जाती है, उसके ऊपर नमक लगाया जाता है। मीठा बोलने से क्या मिलता है, तो मीठा बोलने से एक तो कार्य में सिद्धि मिलती है और एक अपने को आदर मिलता है, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर। तो 1 नंबर और 3 नंबर इसमें आ रहे हैं डी वाले ऑप्शन में। उसके बाद तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटु बाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है। तो तुलसी जी तो इसमें कहते हैं कि सुख मिलता है और रहीम कहते हैं कि सज़ा मिलती है। तो तुलसी तो कह रहा है कि सुख मिलता है और रहीम कहती है कि सज़ा। तो 3 नंबर और 4 नंबर जो कि इस वाले ऑप्शन में, तो ये अपना सही होगा। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, अनमोल वरदान, यानी कि पैरा अपने किस भाषा पे रखा गया। तो ये आ जाएगा मधुर बाणी का महत्व, यानी कि मधुर बाणी का इसमें महत्व बताया गया कि मधुर बाणी बोलने से हमें क्या कुछ मिल सकता है। इसी प्रकार से एक पैरा इसमें और दिया गया है, इसको अपने पढ़ना है और इसी प्रकार से आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो उसको उत्तर देने हैं। माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम। तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो जाएं दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु जंत्रणा क्रूर। सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुण्य संचार, लगता जैसे आज जुगों के बाद मिला विश्राम, माटी तुझे प्रणाम। इस तरीके का पैरा, इस तरीके से प्रश्न है, माटी तुझे प्रणाम की विधता किस भाव से संबंधित है। तो भक्ति भावना, समाज भावना, आत्म बलिदान है, मातृभूमि प्रेम है, भक्ति भावना है, तो मातृभूमि प्रेम आ जाएगा। फिर माटी के माथे से लगाकर कभी क्या भूल जाता है, तो वो अपना शत्रु के जो दिए गए कष्ट हैं वो उनको भूल जाता है। इस तरीके से इनके प्रश्न हैं जो इसमें से देख के अपने को देने हैं। इसके बाद दूसरा जो भाग अपना आता है, दूसरा भाग अपना आता है गणित का, जिसके भी 10 प्रश्न हैं और इन 10 प्रश्नों को मैं एक कॉपी पे करने जा रहा हूँ। ये अपना प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या अपने दे रखी यहाँ पे 6 लाख और शहर में जो महिला पुरुष हैं वो 3,60,000 हैं और जनसंख्या महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। कुल जनसंख्या 6 लाख है, उसमें से पुरुष है वो 3,60,000,
तो 6 लाख में से 3,60,000 पुरुष हैं, तो बाकी जो बच गई वो महिलाएं, यानी कि 2,40,000 होंगी। शहर में महिलाओं की संख्या, तो जो कुल संख्या उसमें से पुरुषों की संख्या माइनस करके महिलाओं की संख्या आ जाएगी। प्रतिशत निकालना है तो जितनी महिलाओं की संख्या वो ऊपर आएगी कुल जनसंख्या बटे में और गुणा में 100 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 जीरो में तो ये कट जाएंगी, ठीक है। और 240 बचेगा, ये 240 में अपने 6 का भाग देंगे, 40% आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है। दूसरा सवाल, केशव ने मकान बनाने के लिए 8 ट्रक ईंटें मंगवाई थी, यानी कि मकान बनाना है, 8 ट्रक ईंटें उसने मंगवाई। मकान बनाने के बाद उसके पास 550 ईंटें शेष बची। यदि प्रत्येक ट्रक में 2050 ईंटें थी तो मकान बनाने में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ। तो पहले तो इसमें अपन ये पता करेंगे कि कुल ट्रक में, यानी कि 8 ट्रकों के अंदर कुल कितनी ईंटें आ गई। उन कुल ईंटों में से जो ईंटें बच गई, शेष बच गई, वो माइनस कर देंगे, तो अपने को पता लग जाएगा कुल कितनी ईंटें का प्रयोग मकान में हुआ है। तो कुल ईंटें आई ट्रक में, एक ट्रक में आती है 2050, उसने 8 ट्रक मंगाए तो इसलिए 8 से गुणा किया, 16,400 ईंटें आ गई। उसमें से जो ईंटों का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो ईंटें शेष बच गई, वो अपने माइनस कर देंगे 550। 16,400 में से 550 माइनस करेंगे तो 15,850 ईंटें उसके मकान बनाने में लग गई, जो कि अपना सी ऑप्शन होगा। उसके बाद है तीसरा सवाल, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 770 निमंत्रण कार्ड बांटेंगे, यानी कि अपने शादी समारोह होता है उसमें अपने कार्ड मान लो बांटते हैं, तो कुल कितने कार्ड, 770 कार्ड बांटेंगे। बैठने हेतु 3,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, उनके बैठने के लिए 3,000 कुर्सियाँ। प्रथम 660 कार्ड है, यानी कि जो पहले 660 कार्ड थे तो उस कार्ड के मान से 3 सदस्य का मतलब कि कुल 660 कार्ड हैं और उसमें एक कार्ड पर तीन सदस्य आए हैं, यानी कि एक कार्ड पर, जैसे एक परिवार के अंदर अपने एक कार्ड दिया तो उस एक कार्ड पर उस परिवार के 3 सदस्य आए। और बाकी के जो 110 कार्ड बचे, क्योंकि सारे जो कार्ड है वो 770 है, 660 कार्डों पे 3 जने आ गए और बाकी के जो 110 कार्ड है उसमें से प्रत्येक में 4 सदस्य आए, यानी कि एक कार्ड पर 4 सदस्य आ रहे हैं। तो शामिल हुए सभागार में कितनी कुर्सियां खाली बची। तो पहले अपने देखना है कि कुल कितने मेहमान आ गए, उसके बाद 3,000 कुर्सियां हैं तो उसमें से अपने माइनस कर देंगे तो कुर्सियों की खाली जो बच गई संख्या आ जाएगी। प्रथम 660 कार्डों में सदस्य आए, 660 कार्ड थे, उसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक कार्ड पर 3 सदस्य आ रहे हैं तो 3 से गुना कर दिया। बाकी के जो 110 कार्ड है उस पर 4 सदस्य आ रहे हैं तो 4 से गुना कर दिया। कुल सदस्य यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कुल सदस्य हो गई कि कुल दोनों 770 कार्डों पर कुल कितने सदस्य आ गए। तो ये दोनों जो संख्या आई ये सदस्यों की संख्या है जो कार्डों पर आए हैं, निमंत्रण जिनको भेजा था 2,420। कुल कुर्सियां उनके लिए लगाएगी 3,000 और उस पर बैठने के लिए जो सदस्य आए हैं वो 2,420 ही आए, तो माइनस करेंगे तो 580 कुर्सियां वो भी खाली रह जाएंगी, तो डी नंबर इसका उत्तर होगा। चौथा है, एक 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है, यानी खाली है। नीचे के जो एक मंजिल है उसमें अपने कोई भी अपना वाहन अपने उसमें खड़ा कर सकते हैं। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार रहते हैं, यानी कि जो 21 मंजिला भवन है, नीचे का जो मंजिल है उसमें तो वाहन खड़े करेंगे। बाकी के जो 20 मंजिल बचे उन 20 मंजिलों में यानी कि प्रत्येक मंजिल के अंदर 16 परिवार उसमें रहते हैं, प्रत्येक मंजिल में 16 परिवार। यदि प्रत्येक परिवार से 500 रुपये लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है, यानी कि ऊपर मंजिलें हैं, ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट का जो मासिक किराया है उनसे वो 500 रुपये लिया जाता है प्रत्येक परिवार से। तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी करेगी, यानी कि जो लिफ्ट जिसने लगाई है उसको पूरी जो आमदनी है 1 साल में वो कितनी हो जाएगी। तो इसके अंदर अपने को देखना है कि 20 तो उसमें मंजिलें हैं, यानी कि 20 मंजिल और प्रत्येक मंजिल में 16 परिवार रहते हैं और एक परिवार से 500 रुपया लिया जाता है। तो इनको जब आपस में अपने गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 1,60,000 रुपये उसको वार्षिक आमदनी होती है। 5वां सवाल है, एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क में से 5 किलोमीटर सीमेंट की है, यानी कि 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनी हुई है
उसमें से 5 किलोमीटर जो सड़क है वो सीमेंट की बनी है, और बाकी की जो 95 किलोमीटर बची वो सामान्य सड़क बनी है। 100 में से 5 किलोमीटर सीमेंट की, बाकी जो 95 किलोमीटर बच गई वो सामान्य सड़क है। यदि सीमेंट की सड़क की लागत ये अपने को दे रखी है 3,30,000, और जो सामान्य सड़क है उसकी लागत अपने को दे रखी है 1,80,000। तो बताना है कुल कितनी लागत आएगी। तो दोनों की लागत बताने के लिए पहले तो अपने को सीमेंट की जो सड़क बनेगी उसकी लागत देखते हैं। तो सीमेंट की सड़क की लागत है 3,30,000, इसको 5 से गुना कर देंगे। सामान्य सड़क है 1,80,000, तो इसको 95 से गुना कर देंगे। दोनों से गुना करने पर आ जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को अपने प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1875 और 4 जीरो आ जाएगी, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। उसके बाद छठा सवाल है, एक वाहन निर्माता कंपनी प्रतिदिन 40 मोटरसाइकिल का निर्माण कर वर्ष भर में 14,600 मोटरसाइकिल का निर्माण करती है। तो कंपनी में सन 2020 में माह फरवरी और जनवरी की अपेक्षा कितने कम मोटरसाइकिल बने, यानी कि फरवरी में कम मोटरसाइकिल बने हैं जनवरी की तुलना में, क्योंकि फरवरी में कम दिन होते हैं, जनवरी में ज़्यादा दिन होते हैं। तो अपने से पूछ रहे कितने कम मोटरसाइकिल बने, जबकि एक दिन में 40 मोटरसाइकिल बनती है। तो फरवरी में 29 दिन होंगे, 2020 वाली फरवरी में 29 दिन होंगे। तो 40 को 29 से गुना करें तो आ जाए 1160। जनवरी के अंदर जो 31 दिन होते हैं तो 31 से गुना करेंगे 1240, यानी कि फरवरी के अंदर तो 1160 मोटरसाइकिल बने, जनवरी में 1240 मोटरसाइकिल बने। तो कितने कम बने फरवरी में, तो फरवरी में इसकी तुलना में 80 मोटरसाइकिल कम बन रहे हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा 80। उसके बाद सातवां, एक छात्र समाचार पत्र पत्रिकाओं पर 350 रुपये प्रति माह खर्च करता है। यह उसके जेब खर्च का 10% है। जब जेब खर्च रुपए में कितना होगा, यानी कि जो 350 रुपये पत्र पत्रिकाओं पर खर्च करता है तो ये उसके 10% के बराबर है। तो ये 10% के बराबर है 350, अपने को 100% निकालना है, यानी कि इसमें भी एक जीरो और बढ़ेगी 100% बनाने के लिए, तो इसमें भी अपने एक जीरो और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3500 रुपये, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 3500, 3,500। या फिर आप इस तरीके से कर लोगे, माना कि उसका जेब खर्च है x रुपये, x का 10% बराबर उसके 350 के बराबर है। x का निशान हटा के गुणा 10 और भाग में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, बटे वाले 10 अब उसके गुणा में चले जाएंगे, गुणा करेंगे 3,500 उत्तर आ जाएगा, जो कि उसका जेब खर्च है। आठवां सवाल है, 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। तो रस्सी का प्रति मीटर मूल्य क्या होगा, रस्सी का प्रति मीटर मूल्य क्या होगा ये अपने को बताना है। तो जो रस्सी का मूल्य है वो 12 सही 3/4 रुपये है, और ये रस्सी की लंबाई है। दोनों को पहले सही करें, 4 को 12 से गुणा करेंगे, 12 चौके 48 और 3 51/4, भाग का निशान 5 दिए 15 और 2 17/3। जब भाग का निशान होता है तो उसको अपने पहले गुना में चेंज करते हैं, गुना में करेंगे तो ये बाद वाली संख्या उल्टा हो जाएगी 3/17। तो 51 और 51/4 और 3/17 है, जो 17 के पहाड़े से अपने काट देंगे, 17 एकम 17 और 17 तिये 51। तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9 और बटे में 4, 9 में 4 का भाग दे के इसको अपने मिश्र भिन्न में बना देंगे तो यह आ जाएगा 2 सही 1/4 रुपये रस्सी का ये प्रति मीटर रुपये मूल्य है इसका। उसके बाद है 9वां सवाल, एक किसान के यहाँ गेहूं और चने के कुल उत्पादन से गेहूं का उत्पादन 3/4 भाग हुआ, यानी कि 3/4 भाग गेहूं होती है और जो बाकी 1/4 भाग बचा उसमें चना होता है। यहाँ गेहूं का उत्पादन 600 क्विंटल है, ये सिर्फ 600 क्विंटल है, ठीक है। और चने की उत्पादन की मात्रा अपने को बतानी है। तो 3/4 भाग होता है वैसे तो गेहूं का उत्पादन, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 600, तो 3/4 भाग बराबर हो रहा है 600 के। अपने को एक भाग का मान निकालना है, पूरा भाग कितना बनेगा, तो ये 4 भाग वाली संख्या गुना में जाएगी और 3 जो गुना वाली संख्या अब इसके भाग में आ जाएगी। ये अपने काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इस तरीके से कट जाएगा।
यानी कि 200। 200 को 4 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा। अब 800 का जो चना उत्पादन हो रहा है वो 1/4 भाग हो रहा है, तो 800 का अपने को 1/4 निकालना है। तो इसलिए 800 गुणा 1/4, तो ये 4 को अपने काट देंगे 800, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 200 आ जाएगा। या फिर कुल अगर देखें, कुल जो उत्पादन हुआ है गेहूं और चने का वो 800 हुआ है, जिसमें से 600 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो गया और बाकी जो उत्पादन बचा वो चने का है, जो कि 200 क्विंटल है। 10वां सवाल है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा के 2/5 भाग ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, कितने विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की? कुल विद्यार्थी हैं 60, उसमें से 2/5 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली है, तो जितनों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की उसको गुणा कर देंगे 60 के साथ। 60 गुणा 2/5, 60 को 2 से गुणा करेंगे 120, 5 का भाग दे देंगे, तो 5 का भाग देने से आ जाएगा 24, यानी कि 24 60 बच्चों में से, 60 विद्यार्थियों में से 24 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। तो बाकी जो बच्चे बच गए वो द्वितीय श्रेणी या अन्य कोई श्रेणी प्राप्त करेंगे। तो प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की, 60 - 24 बराबर 36, जो कि अपना ये बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। इसी प्रकार आगे तीसरा भाग अपना विज्ञान का है पेपर का। तो विज्ञान के अंदर भी नीचे दिए कथनों को पढ़ना है कि बीजों के अंकुरण के लिए, यानी कि जो अपने बीज फसल बोते हैं उसकी फसल को उगाने के लिए नमी की आवश्यकता है। नमी पानी से मिलती है, तो उसमें पानी की आवश्यकता होगी। पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज एवं उर्वरकों का अवशोषण होता है, तो ये भी जल के, अगर जल होगा तभी उनका अवशोषण होगा। सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, ये भी ठीक है। सिंचाई से मिट्टी को ह्यूमन्स प्रचुर मात्रा में मिलती है। ये ह्यूमन्स जो होते हैं वो सिंचाई से नहीं मिलते, वो सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनसे इनको मिलता है। तो ये तीनों सही होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये ए नंबर अपने इसमें सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी का पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? तो फसल चक्रण, यानी कि बार बार फसल को अपने बदल कर बोएंगे तो ज़्यादा अच्छी फसल होती है। खेत को कुछ समय तक वैसे ही छोड़ देंगे खाली, कुछ भी ना उसमें उगाएं, तो भी फसल जब बोएंगे तो अच्छी होगी। कटाई करने से कोई फसल का प्रभाव नहीं पड़ता, तो कटाई करना इसमें सही नहीं होगा। जैविक खाद का उपयोग करने से भी फसल अच्छी होती है। तो इसने पूछा है पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, तो ये आ जाएगा इसका सी नंबर, कटाई करने से। इसके बाद है तीसरा, चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोग है? तो ये जुताई करने का काम आता है अपना। बूजों ने पौधा लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए, किस गमले में पौधे को ह्यूमन्स प्रचुर मात्रा में मिलेगा? तो गोबर की खाद वाले में उसको ह्यूमन्स मिलेगा पूरा, और यूरिया वाले में उसको नहीं मिलेगा, तो ये आ जाएगा गमला ए के अंदर। उसके बाद है उपरोक्त चित्र में 2 गमले ए तथा ब दिख रहे हैं। गमले के अंदर इसमें तो पादप अपशिष्ट हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, वो इसके अंदर है, जो जल्दी से अपघटित हो जाते हैं। अपशिष्ट यानी कि जो जल्दी से मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, सड़ जाते हैं। और इसके अंदर मिट्टी के अंदर है पॉलीथीन है, कांच के टुकड़े है, प्लास्टिक है। ये सारे के सारे क्या होंगे कि कभी अंदर नहीं उसके गलते, वैसे ही पड़े रहते हैं। अपने पॉलीथीन के लिफाफे देखे होंगे, अगर मिट्टी में उसको दब जाते हैं तो वो काफ़ी टाइम के बाद भी वैसे ही पड़े रहते हैं। तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो जाएगा। अपघटन का मतलब होता है वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगी, यानी कि उसको कुछ टाइम के बाद अपन वहाँ पे देखेंगे मिट्टी में, तो अपने को वही नहीं मिलेगी जो गमले ए के अंदर है। और जो गमले ब वाले में है वो वैसे के वैसे ही अपने को मिल जाएगी। तो इसलिए ये इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है 6 नंबर, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाता है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? यानी कि जो ऊपर स्पेस आ जाता है तो उसमें सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, यानी कि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो उस पर फफूंद लग जाती है। नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, जिस पौधे के नीचे इस तरीके से गांठें बनी होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, जो कि चित्र ए के अंदर है। 8वें के अंदर है, बुजो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। चिकनी मिट्टी का है, घिसा संगमरमर का है, गिट्टी का है, बर्फ का है। तो अब वो कौन से रास्ते पे जाना चाहिए उसको, ताकि वो फिसले ना? तो ये उत्तर आपको खुद ही ढूंढना है, पता करना है कि
ये कौन से रास्ते पे जाएगा जिससे वो फिसल ना पाए। 4 रास्ते हैं उसके पास, चिकनी मिट्टी का है, घिसा संगमरमर का है, गिट्टी का है और बर्फ का है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, इसको अपने सम्मिलित करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। इसको यानी कि इनके लुई पाश्चर ने क्या नाम दिया, कौन सा वैज्ञानिक था, इसने क्या खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने कौन सी की थी, एडवर्ड जेनर ने कौन सी की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी की थी। इनके आपको यहाँ से इसको कॉलम बी के साथ मिलान करना है। ब्रेल पद्धति जो कि अंधों के पढ़ने काम में आती है, तो उसको किसने यानी कि उसका आविष्कार किया था, वो लुई ब्रेल आ जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से सामाजिक के पेपर हैं, सामाजिक का प्रश्न है। तो आज की क्लास में अपना इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।